Hello and welcome to my YouTube channel. As you already know that we are studying unit number 7, that is the scope of social research. We had done topic number 1 and now we will understand the concept of research design, concept and significance. Then after we will understand the types of research design. Okay. So in this video lecture we are going to understand research design, concept and significance. ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस कंसेप्ट को. रिसर्च डिज़ाइन होता क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, ठीक है, डेफिनेशंस क्या है इसकी, तो उसको समझेंगे. उससे पहले आप ये चीज़ याद रखोगे कि मीनिंग ऑफ रिसर्च डिज़ाइन को कभी कभी हम कहते हैं डिज़ाइन. कौन सा डिज़ाइन आपको चाहिए, यानी कि आप अगर कोई किसी टेलर के पास एग्जाम्पल जाओगे तो वो आपको 4 डिज़ाइंस दिखाएगा कि आपको इनमें से कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगता है. जो आपको अच्छा और अप्रोप्रिएट लगेगा अपने लिए आप वही डिज़ाइन एक्सेप्ट करोगे. इसका मतलब है आप उसी पे अपना काम करोगे. सिंपल. इसी तरह से मेथोडोलॉजी में रिसर्च डिज़ाइन होता है. उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं. जब आप काम करोगे, रिसर्च करोगे, तो आपके पास रिसर्च डिज़ाइन होता है कि आप कौन सा डिज़ाइन फॉलो करोगे. लेकिन यहाँ ये मैटर करता है कि आपकी स्टडी को कौन सा सूट करता है. अगर आप किसी स्मॉल ट्राइब को स्टडी कर रहे हैं तो आप वहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं चीज़ों को. अगर आप लार्ज पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं, जैसे आप सर्वे कर रहे हैं, उसके लिए आपका रिसर्च डिज़ाइन अलग होगा. तो वो डिपेंड करता है कि आपके टॉपिक को कौन सा डिज़ाइन सूट करता है. आपको वही डिज़ाइन फिर एक्सेप्ट करना पड़ता है कि मैं इस डिज़ाइन पे अपनी रिसर्च का काम करूँगा. ठीक है, उसी को हम डिज़ाइन बोलते हैं, रिसर्च डिज़ाइन. रिसर्च के लिए आप कौन सा डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसको हम फ्रेमवर्क भी बोलते हैं, अरेंजमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं, किस तरह से आप चलोगे, प्लान भी बोलते हैं, स्केच, आउटलाइन, स्टाइल, मेकअप, स्कीम, पैटर्न. ठीक है, ये सब नाम इसको दिए जाते हैं. किसको? रिसर्च डिज़ाइन को. ठीक है, तो चलिए समझते हैं होता क्या है. रिसर्च डिज़ाइन डेफिनेशन का मतलब होता है प्लान सीक्वेंस ऑफ द एंटायर प्रोसेस इन्वॉल्वड इन कंडक्टिंग अ रिसर्च स्टडी. मिलर ने कहा ये एक प्लान होता है, प्लानड, जो सीक्वेंस से होता है. 1 2 3 4, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप आपको करना पड़ेगा. ठीक है, ऑफ द एंटायर प्रोसेस, एक प्रोसेस को होता है इन्वॉल्वड इन कंडक्टिंग अ रिसर्च स्टडी, जिसमें आप रिसर्च स्टडी को कंडक्ट करते हो. देखो कैसे, जैसे आपको टॉपिक दिया जाएगा, आप देखो किस पे आप काम करना चाहते हो. आप बोलोगे सर मैं हॉर्टिकल्चर पे काम करना चाहता हूँ, कोई बोलेगा सर मैं कास्ट पे काम करूँगा, कोई बोलेगा सर मैं ये देखूंगा जेंडर इनइक्वालिटी कितनी है, कोई ये बताएगा मैं करप्शन देखूंगा कितना है. तो पहले ये टॉपिक सिलेक्ट करेगा. ठीक है, हो गया प्लान सीक्वेंस. उसके बाद ये रिव्यू ऑफ द लिटरेचर करेगा कि इस पे किन किन लोगों ने काम किया है. क्यों? अगर ये वही काम दोबारा से करेगा, वही रिसर्च दोबारा से करेगा जो किया गया, तो इसके रिसर्च का कोई फायदा नहीं होगा. तो उसके लिए इसको पहले लिटरेचर पढ़ना होगा कि किस किसने रिसेंटली इस पे काम किया होगा. फिर उससे आगे ये काम करेगा तो इसका काम बहुत अच्छा रहेगा. ठीक है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद ये इसके दिमाग में ये आएगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में ये सारा पढ़ेगा जिसने रिसर्च किया, उसको बोलते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जिन्होंने काम किया है. ठीक है, उसके बाद इसके दिमाग में एक आइडिया आएगा कि मैं कहाँ काम करूँगा, तो ये ऑब्जेक्टिव्स बनाएगा. फिर ऑब्जेक्टिव्स के बाद ये क्वेश्चनियर फिर स्टडी करेगा कि किस तरह से मैं काम करूँगा, मेथोडोलॉजी अपनाएगा. फिर उसके बाद ये फील्ड में काम करेगा, फिर ये डेटा कलेक्ट करेगा वहाँ से. ठीक है, जब डेटा कलेक्ट करेगा फिर उसकी एनालिसिस करेगा कि मेरे पास क्या रिजल्ट आया, फिर ये रिजल्ट हमें देगा. तो एक तरह से सिस्टमैटिक वे से, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जो इसका काम रहेगा वो एक अच्छा काम निकल के आएगा. तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिसर्च डिज़ाइन. ठीक है, वही मिलर ने कहा कि ये एक क्या, एक प्लान सीक्वेंस में ये रहता है एंटायर प्रोसेस, इसको कंडक्ट करने के लिए, किसको, रिसर्च स्टडी को कंडक्ट करने के लिए. रिसर्च डिज़ाइन इज द लॉजिकल, ये लॉजिकल होता है, मतलब इसमें रीजन होता है, रीजन के बेस पे हम काम करते हैं. सिस्टमैटिक होता है, सिस्टमैटिक, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप. ठीक है, प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग ऑफ द पीस ऑफ रिसर्च. ठीक है, इसमें प्लानिंग होती है, डायरेक्टिंग पीस ऑफ जो हम रिसर्च करते हैं. ए रिसर्च डिज़ाइन इज एन अरेंजमेंट ऑफ कंडीशंस, ये अरेंजमेंट होता है कंडीशंस का, जिसमें बहुत सारे अरेंजमेंट्स करते हैं. फॉर द कलेक्शन, जिसमें कलेक्ट करते हैं, और एनालिसिस ऑफ डेटा करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं. ठीक है, डेटा मतलब आप किसी ट्राइब पे काम कर रहे हो, आप ये देख रहे हो उनमें कास्ट कितना है,
तो उनको आप बता रहे हो क्या आप कास्ट पे बिलीव कर रहे हो, वो आपको आंसर देंगे, ठीक है। कितना कास्ट है आप लोग, क्या आप एंडोगेमी शादी करते हो, क्या आप लोगों के साथ खाना नहीं खाते, ये क्वेश्चन उनको पूछ के वो आपको आंसर देंगे, वो आपके पास डेटा आता है, ठीक है, उसको हम डेटा बोलते हैं। इन अ मैनर वो इस तरीके से होता है दैट एम टू कंबाइन रिलेवेंस टू द रिसर्च एंड पर्पस विद द इकोनॉमी प्रोसीजर, ठीक है। तो इसी तरह से ये आप मैनर तरीके में करते हो, पैटर्न तरीके में करते हो, ठीक है। इस तरह से नहीं एक स्टेप किया, दूसरा छोड़ा, तीसरा किया, चौथा छोड़ा, तो वो रिजल्ट आपको अच्छे से नहीं मिलेगा ना, आपका रिसर्च कंप्लीट होगा। तो डिजाइन आपको क्या कर रहा है, ये आपको दिखाता है कि आपको कैसे काम करना है। तो इसीलिए हम कहते हैं फ्रेमवर्क ऑफ रिसर्च मेथड्स टेक्निक्स चूजन बाय रिसर्चर, इसको हम फ्रेमवर्क ऑफ रिसर्च मेथड्स बोलते हैं कि आपको हमने कौन से रिसर्च मेथड्स फॉलो किए, कौन से टेक्निक्स यूज किए, जो कौन चूज करता है, रिसर्चर चूज करता है। स्कीम ऑफ वर्क आर अंडरटेकन बाय द रिसर्चर, ये स्कीम ऑफ वर्क भी बोलते हैं। एट द स्टेजेस फैसिलिटेटिंग द रिसर्च वर्क इन द सिस्टमैटिक मैनर एंड कंडक्टिंग द वेरियस ऑपरेशंस मेथोडोलॉजिकली। मेथोडोलॉजिकली मतलब रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको जो बताएगी वही स्टेप आपको करने हैं, आप खुद स्टेप्स नहीं ले सकते हैं, ठीक है। So the types of the research design are informed by the research problems, ठीक है। Then तो research design, creating a research design means making decisions about, जब आप रिसर्च डिजाइन क्रिएट करते हो, बनाते हो, इसका मतलब क्या होता है, आप क्या करते हो, आप कुछ डिसीजंस लेते हो। क्या टाइप ऑफ डेटा नीडेड, पहले आपको ये पता होना चाहिए मेरे पास कौन सा डेटा आएगा, उसी तरीके उसी बेस पे आपको क्या करना पड़ता है, रिसर्च डिज़ाइन अपना करना पड़ता है। जैसे मैंने अभी बोला आपको पूरे इंडिया में सर्वे करना है, तो उसके लिए आपको अलग से डिज़ाइन मिलेगा, अलग से मेथड। आपको एक छोटी सी कम्युनिटी स्टडी करनी है, उसके लिए अलग से। आपको कोई नई चीज़ खोजनी है, उसके लिए अलग से डिज़ाइन होगा। तो डिफरेंट डिज़ाइन आपको फॉलो करने हैं, जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल बताया था कपड़ों में डिज़ाइन, ठीक है। तो डिफरेंट कपड़ों के लिए, डिफरेंट पैटर्न्स के लिए आप डिफरेंट डिज़ाइन करते हो, तो वो डिपेंड करता है आपके पास कौन सा डेटा है, किसको आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है। सेटिंग एंड टाइमलाइन ऑफ द रिसर्च, आपको ये भी देखना पड़ता है आपकी सेटिंग और टाइमलाइन, कितने टाइम में आप ये कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, द पार्टिसिपेंट्स एंड रिसोर्सेज, आपको उनको भी देखना पड़ता है जिनके साथ जो आपके पार्टिसिपेंट्स है, ठीक है। एंड द सोर्सेज क्या है आपके, द वेरिएबल्स एंड हाइपोथेसिस, इफ रिलेटिवली रिसर्च क्वेश्चन, हाइपोथेसिस आप बनाते हो, फिर हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है कि जैसे आप बोलोगे डज कास्ट एग्जिस्ट्स इन ट्राइब्स, ये आपके पास आ गया, ठीक है। एनालिसिस द सिस्टम ऑफ कास्ट एमंग द ट्राइब्स, ये आपके पास एक सिस्टम आपने बताया कि सर वहाँ मैं स्टडी करूँगा क्या उनके पास कास्ट, डज कास्ट एग्जिस्ट्स एमंग द ट्राइब्स, तो ये हाइपोथेसिस है, ठीक है। फिर आप जब काम करोगे उसके बाद फाइनल में आपके पास जब रिजल्ट आएगा, फिर आप ये बताओगे क्या कास्ट एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था, जो आपने क्वेश्चन पोज किया था उसका आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। द मेथड्स फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा, आपको मेथड्स भी देखने हैं मुझे, कौन से मेथड्स फॉलो करने हैं, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ द रिसर्च डिजाइन क्या क्या होते हैं, देखिए। एलिमेंट जरूरी है, एक्यूरेट पर्पस स्टेटमेंट, टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी आपकी कौन सी है, सेटिंग फॉर द रिसर्च स्टडी, टेक्निक्स कौन से आपने इंप्लीमेंट किए, मेथड्स अप्लाइड आपने कौन से किए, टाइमलाइन आपको देखना है, और मेजरमेंट ऑफ द एनालिसिस वो भी आपको लेने हैं, ठीक है। वो मेजरमेंट जिनसे आप फिर बाद में रिसर्च को मेजर कर सकते हो, ठीक है। नीड ऑफ द रिसर्च डिजाइन, इसकी जरूरत क्या होती है, क्यों इसकी जरूरत होती है रिसर्च डिजाइन की नीड, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। टू फैसिलिटेट, सर क्यों होता है इसकी जरूरत, रिसर्च डिजाइन क्यों लेना पड़ता है, टू फैसिलिटेट द स्मूथ सेलिंग ऑफ द वेरियस रिसर्च ऑपरेशन, ताकि आप जो रिसर्च कर रहे हो वो अच्छे तरीके से कंडक्ट हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, इसमें कोई बयास ना आ जाए, उसमें कोई ऐसा पर्सनल चीज़ ना घुस जाए जिससे आपका रिजल्ट क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए। जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगा, आप मुस्लिम्स में कास्ट स्टडी कर रहे हैं, लेकिन आप मुस्लिम हैं, तो वहाँ चांसेस है आप ये बयास कर सकते हैं कि कास्ट एग्जिस्ट नहीं करता है मुस्लिम्स में। तो आप जब रिसर्च डिज़ाइन फॉलो करोगे तो रिसर्च डिज़ाइन क्या करेगा, आपका जो बयास है वो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। आपको रिसर्च डिज़ाइन फॉलो करना है, रिसर्च डिज़ाइन की वजह से क्या होता है, आपका रिसर्च क्या होता है, वो रिसर्च ऑपरेशन अच्छे से होता है, आपका रिसर्च अच्छे से ऑपरेट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर एडवांस प्लानिंग ऑफ द मेथड्स टू बी अडॉप्टेड, पहले ही आपको करना है, ठीक है। फॉर कलेक्टिंग एंड रिलेवेंट डेटा, ये आपको पहले ही एडवांस प्लानिंग देता है कि आपको कौन से मेथड्स फॉलो करने हैं, कौन से मेथड्स आपको अडॉप्ट करने हैं। जैसे हम बोलते हैं इंटरव्यू आप करोगे,
या आप ऑब्जर्वेशन करोगे, ठीक है। तो इन चीज़ों से आप क्या करोगे, आप किसी का इंटरव्यू करोगे डायरेक्ट, वो लोग जो है वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो अगर उनको क्वेश्चनियर देंगे तो वो उसको नहीं फिलअप कर पाएंगे, तो उनको आप क्वेश्चंस करोगे। तो रिसर्च डिज़ाइन आपको बताता है कि आपको कौन से टेक्निक्स यूज़ करने हैं। अगर आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, क्या आप इंटरव्यू कर सकते हैं, क्या आप पायलट स्टडी कर सकते हैं, फील्ड में जा सकते हैं, तो ये कौन बताता है आपको, ये सारा आपको कौन बताता है, रिसर्च डिज़ाइन बताता है आपको, ठीक है। कलेक्टिंग द रिलेवेंट डेटा एंड टेक्निक्स टू बी यूज्ड इन देयर एनालिसिस, कौन कौन से टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग प्लेसेस ऑफ स्टडी, ठीक है। तो फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, प्लेस ऑफ स्टडी, सोर्सेज ऑफ द डेटा। फैसिलिटेट ये आपको डिसीजन मेकिंग देगा कि आप कैसे डिसीजन लोगे, जैसे प्लेस ऑफ स्टडी, कहाँ आप स्टडी करोगे, सोर्सेज ऑफ डेटा आपके क्या होंगे, टाइम स्केल क्या करेंगे, सैम्पलिंग डिज़ाइन आप कौन सा करोगे, प्रोबेबिलिटी करोगे या नॉन प्रोबेबिलिटी करोगे, ठीक है। रिसोर्सेज प्लानिंग आपका क्या रहेगा। टू मेंटेन कंट्रोल टू अवॉइड द बायस, वही ये आपको मेंटेन करेगा, ये अवॉइड कर देगा आपका बायस, ठीक है। आप किसी भी कम्युनिटी से आप उस पर रिसर्च करते हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन, आप अपनी कम्युनिटी पे रिसर्च कर रहे हो, तो आप में पॉसिबिलिटी है बायस लाने की, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी क्या है, ये जब आप रिसर्च डिज़ाइन मेंटेन करोगे तो ये बायस जो आपका है, जो आपका फेवर है बायस, जिसको बायस बोलते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में, वो क्या हो जाता है, वो इससे बाहर निकल जाता है, रिसर्च बच जाता है। दैट मे अफेक्ट द आउटकम, जिसकी वजह से क्या आउटकम जो रिजल्ट आएगा उस पर अफेक्ट हो सकता है। टू हेल्प एंटिसिपेट, जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम्स इन कलेक्टिंग डेटा एज वेल एज अदर द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है। ये आपको बचाता है, हेल्प करता है, मदद करता है डेटा कलेक्ट करने में एज वेल एज अदर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स। और आपको ये किससे बचाता है कि अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हो, जैसे किसी इंस्टीट्यूशन पे आप इकॉनमी पे रिसर्च कर रहे हो, तो वहाँ पॉसिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन का इम्पैक्ट पड़ेगा कि आप इस प्रॉब्लम को हाईलाइट मत कीजिए, इससे कोई बड़ा करप्शन खुल जाएगा। तो रिसर्च डिज़ाइन क्या करता है, रिसर्च डिज़ाइन उन चीज़ों से भी आपको बचाता है। ये आपको किसी भी प्रेशर से या किसी भी चीज़ को एक्सपोज करने में मदद कर सकता है, यानी कि रिसर्च आपका जो है वो क्वालिटी रिसर्च आता है फिर कोई किसकी वजह से, रिसर्च डिज़ाइन की वजह से, ठीक है। तो फिर कुछ यहाँ पे गुड फीचर्स ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन क्या होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। न्यूट्रलिटी, मतलब आप न्यूट्रल रहते हो, आप किसी को सपोर्ट नहीं करते हो, इधर यू आर मुस्लिम, इधर यू आर हिंदू और क्रिश्चियन, आप अपना रिसर्च करते हो, आप न्यूट्रल रहते हो, ना इसको सपोर्ट करते हो ना उसको सपोर्ट करते हो। जैसे आप दोनों में देखो कि कास्टिज्म, हिंदू मुस्लिम में कास्ट, तो आप न्यूट्रल रहते हो, ना उधर ना इधर, आप क्या करते हो, रिसर्च के साथ रहते हो, ठीक है, न्यूट्रल रहते हो। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, आप अपने रिसर्च में रिलायबल डेटा देते हो, यानी उसमें कोई भी चोरी नहीं करते हो, वैलिडिटी रखते हो उसकी। और जनरलाइजेशन, ये फीचर्स ऑफ द गुड रिसर्च है, ठीक है। देखिए यहाँ पे फीचर्स ऑफ द गुड रिसर्च क्या है। गुड रिसर्च डिजाइन ऑलवेज टेंड्स टू प्रोड्यूस रिजल्ट दैट इज फ्री फ्रॉम बायस। न्यूट्रलिटी वही होती है, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी भी वही होती है कि आपका जो रिसर्च है वो क्या प्रोड्यूस दे, वो रिजल्ट दे रहा है, दैट इज फ्री फ्रॉम द बायस, उसमें कोई भी बायस नहीं है, ठीक है। द स्टडी डिजाइन शुड बी साइज दैट द रिजल्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड विदाउट सब्जेक्टिविटी, ठीक है। गुड रिसर्च डिजाइन शुड बी परमिट फेयर ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स, जहां आप मेजर करते हो ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ऑब्जेक्टिव मेजर जहां आप न्यूमेरिकल से मेजर करते हो, जिन चीज़ों से आप मेजर करते हो, इंस्ट्रूमेंट्स विच आर ऑब्जर्व विजुअलाइजिंग ए परफॉर्मिंग कम्स टू द सेम कंक्लूजन, ठीक है। उन चीज़ों से आप बच जाते हो, उनको आप अच्छे से यूज़ करते हो, आपका रिसर्च अच्छा आएगा। रिलायबिलिटी, गुड रिसर्च एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस, रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस सिमिलर रिजल्ट्स एवरी टाइम। रिलायबिलिटी का मतलब अगर आपने रिसर्च किया, हम दोबारा से वही रिसर्च करेंगे, वही डिज़ाइन करेंगे, रिजल्ट सेम आना चाहिए। अगर रिजल्ट में वेरिएशन आ गई तो आपका रिसर्च रिलायबल नहीं है, ठीक है। रिलायबिलिटी का वही मतलब होता है टू प्रोड्यूस सिमिलर रिजल्ट्स, अगर हम दोबारा से वही रिसर्च करेंगे तो वही रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। वैलिडिटी का मतलब होता है गुड रिसर्च डिजाइन शुड बी एबल टू प्रोड्यूस वैलिड रिजल्ट्स। वैलिडिटी मतलब वैलिड रिजल्ट ये देना चाहिए, ठीक है, इसका रिजल्ट वैलिड होना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं सर कास्ट एग्जिस्ट करता है, तो आप डेटा दिखाइए, आपने जो रिसर्च किया है उसमें अब आप डेटा पीछे देंगे, सर इतने लोगों ने कहा है, 40 लोगों ने कहा यस, 50 लोगों ने एंडोगेमी शादी की है, ठीक है, ठीक है। तो आप हवाई, जिसको हम स्पेकुलेटिव बोलते हैं, कि आप हवाई फायर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसमें आप डेटा देना पड़ेगा। देयर आर मेजरमेंट्स टूल्स अवेलेबल फॉर द रिसर्च, उसके लिए मेजरमेंट्स एंड टूल्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। जनरलाइजेशन, गुड रिसर्च डिजाइन शुड बी एबल टू अप्लाई द आउटकम ऑफ द स्टडी टू द पॉपुलेशन एंड नॉट जस्ट टू अ रिस्ट्रिक्टेड सैंपल, ठीक है। जनरलाइजेशन का मतलब होता है अगर आपने पॉपुलेशन पे स्टडी की, आपने कहा सर पॉवर्टी जो है इसका मेन काज है ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होना, अगर हम इस रिजल्ट को फिर अप्लाई करेंगे सभी लोगों पे, तो क्या ये अप्लाई होगा? अगर ये सभी लोगों पे अप्लाई होगा जहां आपने स्टडी की है,
तो इसका मतलब आपके रिजल्ट में, आपके रिसर्च में जनरलाइजेशन है। जनरलाइजेशन मतलब जिसको हम सभी पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक क्वालिटी होती है गुड रिसर्च डिज़ाइन की, ठीक है। तो इसी के साथ रिसर्च डिज़ाइन जिसका हमें मीनिंग और कंसेप्ट और सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस देखनी थी वो ख़त्म हो चुका है। तो इसके साथ अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे, उसमें हम समझेंगे टाइप्स ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन जो बहुत ज़रूरी है, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ज़रूरी कंसेप्ट था रिसर्च डिज़ाइन। कंसेप्ट क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस क्यों है, नीड क्या है इसकी, इसको इतना इंपॉर्टेंट क्यों कंसिडर किया जाता है, क्योंकि रिसर्च डिज़ाइन ही आपके रिसर्च को बेस करता है कि आपको कैसे काम करना है, ये आपको रास्ता दिखाता है। अगर इसमें वेरिएशन कोई भी प्रॉब्लम रही तो इसका मतलब है आपके रिसर्च डिज़ाइन का जो रिजल्ट आएगा, आपके रिसर्च का जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपका ठीक नहीं होगा, उसमें एरर होगा, ठीक है। एरर मतलब वो अच्छा नहीं बन पाएगा रिजल्ट। तो रिजल्ट डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन क्या है, ये एक पाथवे है जो आपको दिखाता है कि आपको रिसर्च कैसे करना है, और आपका रिसर्च जो है उसका जो रिजल्ट आएगा वो बेनिफिशियल रहेगा सोसाइटी के लिए, उसमें बयास नहीं रहेगा, और वो क्या होगा, वो एरर फ्री होगा, ठीक है। थैंक्स, ओके। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। और लाइक भी करते रहिए, और कमेंट्स तो ऑफ कोर्स अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, एटलीस्ट लाइक कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक्स।